नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंटली दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं अरविंद केजरीवाल, इनको जो है ईडी के द्वारा यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है अपना लीकर पॉलिसी के जहाँ पे जो भी सर्कमस्टांसेस थी और जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसके अंदर ईडी के द्वारा यहाँ पे पाया गया और इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में इन्होंने अपना पाया गया है कि हाँ भाई, हम मानते हैं कि जो दिल्ली के सीएम है इनका भी कहीं ना कहीं स्कैम के अंदर या वायलेशन के अंदर, कानून के वायलेशन के अंदर, इन्होंने जो पॉलिसीज अपनी बना रखी थी उसके वायलेशन के अंदर इन्होंने भी कुछ ना कुछ गलत करा है, इसीलिए हम जो है इनको अरेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अब इन्होंने ईडी के द्वारा जो इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में, इंस्टाग्राम पे, आपने बहुत जगह कुछ ना कुछ देखा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि क्या अरेस्ट होने के बाद में जो अरविंद केजरीवाल या फिर अपना कोई भी अगर मान लेते हैं चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जो है पुलिस के द्वारा या ईडी के द्वारा या एनी अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, तो क्या वो अपना जेल में रहते हुए सरकार को चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आपको लीगली तौर पे समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हमारा एक आर्टिकल नंबर आता है, आर्टिकल नंबर 361, हमारा आर्टिकल नंबर आता है 361 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रिविलेजेस जो देता है केवल और केवल यहाँ पे गवर्नर्स को और प्रेसिडेंट को। तो इन दो लोगों के पास अपना प्रिविलेज आर्टिकल नंबर 361 के अंदर बता रखी है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को अगर इन्होंने कोई भी अपराध कर दिया, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, और अगर इन्होंने कोई भी अपराध कर दिया या फिर अभी केस जो है, मामला जो है अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर भी है, तब भी प्रेसिडेंट को या गवर्नर को कभी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कभी भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा आर्टिकल नंबर 361 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के अंदर ये साफ तौर पे लिखा हुआ है। अब यहां पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, ये तो अपना सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, और अगर हम और भी केसेस में देखें जहां पर पुलिस के द्वारा या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वो अपनी सरकार चला सकते हैं जेल के अंदर। इसका आंसर होगा यस, वो अपना सरकार चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। अगर इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपना जेल में रहते हुए अपना जो है सरकार चला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 361 चीफ मिनिस्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, और आर्टिकल नंबर 361 चीफ मिनिस्टर को अपना प्रिविलेज नहीं देता है कि कोई भी केस के दौरान इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको अरेस्ट किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 361 केवल गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल आपको याद रखना पड़ता है, याद रखना मेरी बात। और सेकंड चीज आती है कि अब जब ये अपनी सरकार अपना जेल के अंदर चला रहे होंगे, तो क्वेश्चन यहां पे सामने आता है कि अगर मान लेते हैं कि अभी इनका केस कौन सी स्टेज पे है, इनका केस है अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे है, इनका केस अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अभी इन्वेस्टिगेशन करेगी, इनके ऊपर सबूत इकट्ठा करेगी, और अगर कोई सबूत स्ट्रांग नजर आते हैं तब ये जाएगा अपना मामला इंक्वायरी के स्टेज पे। इंक्वायरी मतलब कि कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी कंडक्ट होगी। अब कोर्ट जो है इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द प्रोसीडिंग, मैं ये शब्द जो लाइन बोली है ये सीआरपीसी की लाइन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की लाइन है, याद रखना। इफ कोर्ट फाइंड्स दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, बिकॉज अभी इनको जो एक्यूज का दर्जा मिला हुआ है, अभी कन्विक्शन तो हुई नहीं है, ठीक है, तो तब जो है मजिस्ट्रेट साहब जो है अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में चार्ज फ्रेम करेंगे। चार्ज फ्रेम जब हो जाएगा कि मान लेते हैं कि ईडी के द्वारा जो चार्जेस लगाए गए हैं, फिर उनका चार्ज फ्रेम होंगे। चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद अपना ट्रायल शुरू होगा। अब इससे पहले छोटी सी बात समझ लेना कि अगर मान लेते हैं कोर्ट के द्वारा पास में इंक्वायरी चल रही है, अब इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए भी ना देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द प्रोसीडिंग, ये भी मजिस्ट्रेट साहब को कंसीडर करने के लिए यहां पे ईडी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में स्ट्रांग यहां पे सबूत होने चाहिए, स्ट्रांग फैक्ट्स यहां पे शो करने पड़ेंगे ईडी को कोर्ट के लिए, कोर्ट के सामने, कि हमने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया है कि हमारे पे स्ट्रांग फैक्ट्स हैं, तब जाके इंक्वायरी कंडक्ट होगी। उसके बाद इंक्वायरी कंडक्ट हो जाने के बाद यहां पे जो है केस अपना ट्रायल पे जाने की पूरी उम्मीद है। बट अगर उससे पहले ईडी के पास इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई सबूत ज्यादा स्ट्रांग नहीं निकल पाए या स्ट्रांग फैक्ट्स नहीं निकल पाए, तो जब केस अपना इंक्वायरी पे जाएगा ना, तो जब इंक्वायरी की स्टेज पे चार्ज फ्रेमिंग से पहले ही इनको कोर्ट के द्वारा डिस्चार्ज किया जा सकता है, ऐसा हमारा कानून के अंदर प्रावधान है। तो अगर आप सेक्शन नंबर 227 पढ़ते हो अपना सीआरपीसी का, वहां पे आपको ये कंसीडर देखने को मिलेगी, चीजें देखने को मिलेंगी। और अगर स्पेशल कोर्ट के सामने भी अगर केस जाता है ना, तो भी कोई बात नहीं, तो भी अगर यहाँ पे जब चार्ज फ्रेमिंग से पहले अगर मजिस्ट्रेट को लगता है देयर आर नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, देन द चीफ मिनिस्टर विल बी डिस्चार्ज बाय द कोर्ट। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि हमने आपको जो केस चल रहा है उससे डिस्चार्ज कर दिया है, कोर्ट ने माना है कि आप एक्यूज केस के अंदर नहीं हो, आपके खिलाफ ट्रायल नहीं चलाया जाएगा, आपके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत नहीं है कि हम जो है आपके पर्टिकुलर केस को ट्रायल तक लेके जाएं। तो इसका मतलब होता है डिस्चार्ज कर देना। लेकिन डिस्चार्ज में ना एक छोटी सी बात होती है कि मान लेते हैं कि एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया,
यानी कि अगर मान लेते हैं आगे चल के सीएम केजरीवाल जी को अगर डिस्चार्ज कर दिया कोर्ट के द्वारा, तो क्या अगर इन्वेस्टिगेशन अगर ईडी कर रही है और सबूत अगर मिलते हैं, पुख्ता सबूत अगर कोई मिल जाए, स्ट्रॉन्ग सबूत मिल जाए, तो क्या ईडी जो है मजिस्ट्रेट के पास में एप्लीकेशन लगा सकती है कि जैसा साहब हमारे पे पुख्ता सबूत मिल गए हैं, आप जो है जिस एक्यूज को आपने डिस्चार्ज करा था, यानी कि सीएम साहब को अगर आपने डिस्चार्ज करा था, आप उनको दोबारा एक्यूज बना लो, उनके खिलाफ दोबारा ट्रायल चला लो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर मैं बोलूंगा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप पढ़ते हो सेक्शन नंबर 319 सीआरपीसी, तो उसके अंदर ना 319 की एडिशनल प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन लगाई जाती है। हालांकि एप्लीकेशन पार्टी के द्वारा लगाई जाती है, और अगर कोर्ट को लगता है कि सो मोटो अगर मुझे लेना है मैटर को, तो सो मोटो भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो 319 की एप्लीकेशन लगाकर भी काम डिस्चार्ज होने के बाद भी एक्यूज को कटघरे में लाया जा सकता है, यानी कि ट्रायल फेस करने के लिए बुलाया जा सकता है। फिर यहां पे जो है 319 की एप्लीकेशन होती है, फिर अपना ट्रायल दोबारा चार्ज होगा, दोबारा जेल में जा सकते हो आप। ठीक है, अब इसके अंदर मुद्दे वाली बात ये आती है कि भाई सीएम साहब अपना कब तक सरकार अपना जेल में रहते हुए चला सकते हैं? तो इसका सीधा जवाब बताऊं, अगर आप अपना पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट पढ़ते हो, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अपना मंत्री होगा, कोई भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे होंगे, मंत्री लोग होंगे या चीफ मिनिस्टर होंगे, गवर्नर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, उनको पोस्ट छोड़ने के लिए हम तब तक मजबूर नहीं कर सकते हैं कानून के हिसाब से जब तक इनके खिलाफ कन्विक्शन ना हो जाए, जब तक इनके खिलाफ कन्विक्शन ना हो जाए। अब कन्विक्शन का मतलब होता है कि कोर्ट ने पूरी प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट कर ली, पूरा चार्ज फ्रेम कर लिया, पूरा ट्रायल चला लिया, प्रोसिक्यूशन एविडेंस सुन लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, डिफेंस काउंसिल के एविडेंस सुन लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, दोनों के बीच में आर्गुमेंट करा ली। उसके बाद जब जजमेंट अपना डिलीवर होता है, तो जजमेंट डिलीवर करने के इंपॉर्टेंस दो होती है, या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। एक्विटल मतलब बाइज्जत बरी होंगे, या कन्विक्शन यानी कि जेल की सजा, इंप्रिजमेंट की सजा, फाइन की सजा, या दोनों की सजा सुनाई जाएगी, तो इसको बोलते हैं कन्विक्शन। जब तक कन्विक्शन ऑर्डर पास नहीं होता है, तब तक किसी भी मंत्री को, किसी भी सीएम को या एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हम मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी पोस्ट से रिजाइन करिए। तो लीगली तौर पे अरविंद केजरीवाल हैज अ राइट टू रन देयर गवर्नमेंट बिहाइंड दी बार्स। अगर वो जेल में है, अपनी सरकार चला सकते हैं। अब इससे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसका मतलब यह है कहने का कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ में ट्रायल नहीं चलाया जाएगा और कन्विक्शन नहीं होगी, तो जब तक ये अपना आराम से जेल में रहते हुए अपना सीएम की पोस्ट पे रहेंगे, पूरा सीएम की तरह काम करेंगे, एक एक काम करेंगे, सब काम करेंगे। जब वो अपना ऑफिस में बैठे, सीएम ऑफिस में बैठे या जेल में बैठे, बात एक ही रहेगी। समझ में आई? पहली बात तो ये। तो इससे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इनके ऊपर प्रेशर आएगा। किस चीज का प्रेशर आएगा? ट्रायल जल्दी जल्दी कंडक्ट करवाने का। ट्रायल जल्दी जल्दी कंडक्ट करवाने का मतलब यह है कि अब ईडी को अपनी इन्वेस्टिगेशन जल्दी करनी पड़ेगी, इंक्वायरी जल्दी होगी और ट्रायल जल्दी होगा, ताकि कन्विक्शन जल्दी हो पाए, ताकि इनको पोस्ट से इनको रिजाइन किया जाए। सीधा सा मतलब यह है। अगर ये पोस्ट से रिजाइन नहीं करते हैं तो सीएम है, अब सीएम है तो पोस्ट अपनी सीएम की रहेगी इनकी, और इनको रिजाइन करने के लिए या कानूनी रूप से पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट से इनको अगर डिस्क्वालीफाई करना है इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए या सीएम की पोस्ट के लिए, तब तक के लिए कन्विक्शन ऑर्डर चाहिए। जब तक कन्विक्शन ऑर्डर आएगा नहीं, तो तब तक ये सीएम की पोस्ट पे अपना बरकरार रहेंगे। सीधा सा मतलब ये है। तो सारा काम आप जल्दी करना पड़ेगा, ताकि कन्विक्शन ऑर्डर मिलेगा और देखा जाएगा आगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहां पे जो अरेस्ट करा गया है ईडी के द्वारा, वो कितना सही है, कितना गलत है, और जो मैंने आपको लीगल टर्मिनोलॉजीज आपको समझाई है, कितने लोगों को ये बात पहले से पता थी कि आर्टिकल नंबर 361 एंड इन्वेस्टिगेशन की स्टेज, इंक्वायरी की स्टेज, एंड यहां पे 319 ऑफ द सीआरपीसी की एप्लीकेशन और डिस्चार्ज की स्टेज। एंड एक और छोटी सी बात, जब डिस्चार्ज करा जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि 300 ऑफ द सीआरपीसी का आपके ऊपर बार नहीं लगा है। 300 ऑफ द सीआरपीसी का बार आपके पास जब लगता है जब आपके खिलाफ या तो कन्विक्शन आई हो या आपके खिलाफ एक्विटल का ऑर्डर हो, जब जाके 300 का बार लगता है। 300 का बार मतलब होता है कि आपके खिलाफ दोबारा सेम मैटर पे, सेम मुद्दे के ऊपर केस नहीं चलाया जाएगा। ये सेक्शन में 300 का बार होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? तो आज का मेरा वीडियो का सेशन यही था, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाने के लिए, क्योंकि अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरह से लोग समझा रहे हैं, लेकिन क्लियर शब्दों में हम वकीलों को या अगर कोई कानून की जानकारी रखता है, उन तक ये सब बातें पता होनी चाहिए क्लियर रूप से, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करके आप लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी लोग अपने जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उन लोगों के लिए मैंने अपना बैच लॉन्च करा हुआ है, और डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हो। मेरा अपना नया यूट्यूब चैनल है SLG लॉ क्लासेस के नाम से। तो आप लोग यहाँ पे डेमो क्लास 1, डेमो क्लास 2, डेमो क्लास 3 आराम से देख सकते हो। फिर आप अपना मन बना सकते हो कि मेरे को सर का नया बैच जो लॉन्च हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ज्वाइन करना चाहिए, फैमिली लॉ का ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और भी बाकी बैचेस हैं। सारे बैचेस के ऊपर अभी होली के ऑफर के ऊपर, होली का हमारा त्योहार आया हुआ है, तो इसके लिए हमारी तरफ से एक ऑफर देना बनता है आप लोगों के लिए। तो 50% का डिस्काउंट, और ये 2 दिन तक आपके लिए ऑफर वैलिड रहेगा, 2 टाइम के लिए, 23 से लेकर 26, 23, 24, 25, 26, 4 दिनों तक के लिए ऑफर आपके लिए वैलिड रहेगा। और 50% डिस्काउंट आपको हर बैच पे मिलेगा, हर एक बैच के ऊपर। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन का बैच डेली 3 बजे,
फैमिली लॉ का बैच सुबह डेली 11 बजे हमारा होता है जुडिशियल एग्जाम्स के लिए, याद रखिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो एप्लीकेशन के ऊपर हमारा मैसेज का ऑप्शन है, वहां पे आप अपना मैसेज भेज के हमसे कोर्सेज के रिगार्डिंग डाउट अपना रेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।